Good morning, children. I am Dr. Ramesh. On behalf of LK's Need Biology, I am taking animal physiology. Animal physiology में आपका हमने body fluid circulation, nervous system, skeletal system and locomotion movements etc. बता दिए हैं. Today I am going to start excretory system. This is one of the most important chapters और इसको आप अच्छे से समझ लीजिए. I am Dr. Ramesh on behalf of LK's Need Biology taking your animal physiology classes right now. So what is excretory system? Excretory system हम किसे बोलते हैं? Basically हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम अपने बॉडी से जो बाहर निकालते हैं उसी को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं. ओके हमारे बॉडी में जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर बेसिकली नाइट्रोजन. और भी होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स हैं, ये सब भी बनते रहते हैं आफ्टर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंड दे हैव टू बी थ्रोन अवे फ्रॉम द बॉडी. वो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही पार्ट होते हैं. बट मेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस जो हमारे बॉडी में होते हैं दे आर बेसिकली नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स. क्योंकि हम प्रोटीन का ब्रेकडाउन जब होता है तो प्रोटीन में चूंकि नाइट्रोजन होता है तो उसके कारण से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. इसमें मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आपको बता दूंगा, बाकी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं तो उन्हें आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएंगी. मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट इज अमोनिया. अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक. सबसे ज़्यादा टॉक्सिक अगर आपसे एग्जाम्स में पूछता है कौन होता है आउट ऑफ 3, तो दे आर 3 बेसिकली: अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, they are the main excretory products in any animal for that matter. और इनमें सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है अमोनिया, फिर उसके बाद यूरिया एंड लीस्ट टॉक्सिक इज यूरिक एसिड. ओके एंड एलिमिनेशन ऑफ यूरिया. अगर हमारे बॉडी में अमोनिया बनती है तो ये निकलती कैसे है? ये वाटर के थ्रू. सो इट नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि अमोनिया डिजॉल्व कर जाएगी NH3 प्लस H2O बनेगा, NH4OH होगा, ये टूट जाएगा NH4, ठीक, एंड दिस डिफ्यूजेज आउट ऑफ द बॉडी. सो आप देखिए कि अमोनिया किस तरह से हमारे बॉडी से एलिमिनेट हो रही है. सो जिन भी एनिमल्स में अमोनिया बन रहा होगा एज मेन नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वो एक्वाटिक होंगे. फिर जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, क्योंकि इनिशियली लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर्स, पानी में लाइफ ओरिजिनेट की एंड ग्रेजुअली अडाप्टेशन होता गया, इवोल्यूशन होता गया एंड हम लैंड और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बनते गए. सो हमारे बॉडी में उसी हिसाब से परिवर्तन होते गए. सो जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनमें बेसिकली क्या है, अमोनिया इज द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. ये सब लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा तो ये आपके समझ में आ जाएगा. इसमें बहुत कुछ बताने की नहीं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी मैं वो आपको बताता जाऊंगा. नाउ एलिमिनेशन ऑफ द नाइट्रोजन, मोनोटेलिज्म. सो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बीइंग एक्सक्रीटेड आउट, हम 3 तरह की प्रक्रियाएं में करें. अमोनोटेलिज्म. व्हाट इज अमोनोटेलिज्म? एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया एज द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म. यूरियोटेलिज्म, जिनमें यूरिया का एलिमिनेशन हो रहा है बॉडी से, यूरियोटेलिक, एंड सच एनिमल्स आर कॉल्ड अमोनोटेलिक और यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक. सो डिपेंड करता है अमोनिया है, यूरिया है या यूरिक एसिड है. इनमें सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन है? अमोनिया है. सबसे कम टॉक्सिक कौन है? यूरिक एसिड है. और इनको निकलने की प्रक्रिया को हम टेलिज्म करते हैं, अमोनोटेलिज्म. एंड दोज एनिमल्स विच एक्सक्रीट अमोनिया आर नोन एज अमोनोटेलिक एनिमल्स. इसी तरह से यूरिया में यूरियोटेलिक एनिमल्स, यूरिकोटेलिक एनिमल्स. आपसे पूछ सकता है एग्जाम्पल में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमोनोटेलिक एनिमल और यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक. सो ये याद रख लीजिएगा कि मोस्ट एक्वाटिक जितनी बोनी फिशेज हैं, ज़्यादातर बोनी फिशेज जो होती हैं उनमें. और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मैरीन फिशेज
में ध्यान रखिएगा कि नहीं होता है, अमोनिया इज नॉट, ये दिस में बी एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या होता है, यूरिया होता है। सो फिशेज में आप देखेंगे कि एक्वाटिक होती हैं जो कि फिशेज, तो आप याद कर लेंगे कि अमोनिया ही होगा। बट ज्यादातर एक्वाटिक बोनी फिशेज जो होती हैं उनमें क्या होता है, अमोनिया होता है। एंड जो मैरीन फिशेज हैं उनमें क्या होता है, आपका यूरिया होता है। जितने एक्वाटिक एम्फीबियंस हैं, जो पानी में रहने वाले एम्फीबियंस हैं, जो एक्वाटिक इंसेक्ट्स हैं, उन सब में अमोनिया। सो दे ऑल आर अमोनोटेलिक एनिमल्स। एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, ये मैंने आपको बता ही दिया है। इसी तरह से यूरियोटेलिज्म, ओके, यूरियोटेलिज्म, जहां यूरिया 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 इज द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। मैमल्स, ह्यूमंस एंड जितने मैमल्स है हमारे में क्या है, मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारा क्या है, इज इट अमोनिया, इज इट यूरिया, और इज इट यूरिक एसिड? इट इज यूरिया। एंड लैंड एम्फीबियंस, जो पानी में नहीं रहते एम्फीबियंस, जो लैंड में मिलते हैं वो उनमें। तो ये आप एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। एंड मैरीन फिशेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैरीन फिशेस का, फिशेस सुन के आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि दे आर एक्वाटिक तो अमोनिया होगा, नहीं, यूरिया। सो दिस इज द डिफरेंस। मैरीन फिशेस में आपको जो मिलता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, दैट इज यूरिया, एंड जो बोनी फिशेस में मिलता है वो होता है अमोनिया। इसको आप नोट कर लीजिए, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ यूरिया कैसे ने हम बॉडी में हमारे अमोनिया बनती है, आपको मालूम है, प्रोटीन के डिग्रेडेशन के बाद में अमोनिया बनती है। दिस अमोनिया इज चेंज टू यूरिया। यूरिया इज कंपैरेटिवली हार्मलेस। इन दोनों में अमोनिया इज वेरी हार्मफुल, बहुत नुकसान करती है, जबकि यूरिया उतना नुकसान नहीं करता। सो लिवर में एक साइकिल होती है जिसको हम ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं। सो लिवर में अगर अमोनिया चेंजेस टू यूरिया, चेंज हो गया, अब ये यूरिया आपकी ब्लड में आ जाती है, और ब्लड से जो होती है किडनीज में जाती है, और किडनी फिल्टर करके इनको यूरिन के माध्यम से बाहर फेंक देता है। ठीक, दिस इज हाउ वी गेट रिड ऑफ अमोनिया। नो, यूरिकोटेलिक जितने भी रेप्टाइल्स हैं, ये रेप्टाइल्स हैं, ये आपके रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, लैंड स्नेल्स, समुद्र जमीन पर रहने वाले, और इंसेक्ट्स, याद कर लीजिएगा ये आपका। यूरिक एसिड नीड्स मिनिमम वाटर फॉर एलिमिनेशन, क्योंकि लैंड का एडाप्टेशन होता गया तो वाटर कंजर्व, इनको पानी की अगर कमी, उतना पानी एक्सेसिबल अगर नहीं था तो दे स्टार्टेड कंजर्विंग वाटर। तो ये क्या करते थे, इनका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता था, पेलेट्स फॉर्म में। पेलेट्स मतलब ड्राई स्मॉल स्मॉल पेलेट्स, बिल्कुल ड्राई हार्ड होते थे, वो उस रूप में ये एक्सक्रीशन करते थे, उसमें पानी की जरूरत नहीं होती थी। ठीक है, ये नो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। नो, इसमें जितने भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इस सब कहीं पे भी आपसे एग्जाम्स में पूछे कि एक्सक्रीटरी फंक्शन मेन क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द आयनिक कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। जितना सोडियम, पोटेशियम या आयनिक कंपोजिशन है, इसको मेंटेन करते हैं। अगर ये ज्यादा होता है तो वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है, किसी फॉर्म में। सो किसी भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन का अगर आपको फंक्शन पूछता है कि तो क्या होता है, मेन ऑस्मो रेगुलेशन एंड आयोनिक कंपोजिशन में आता है बाय एक्सक्रीटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स आउट। अदरवाइज ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अगर हमारे बॉडी में रह जाएंगे तो ये हमारे जितने ऑस्मोटिक प्रेशर्स वगैरह है, उसका इक्विलिब्रियम है, उसको सबको डिस्टर्ब करेंगे। हमारे बॉडी फ्लूइड्स की कंपोजिशन, आयोनिक कंपोजिशन को डिस्टर्ब करेंगे। सो इन सबको निकलना होता है। तो अब लार्जर उसमें पर्सपेक्टिव में अगर आप देखते हैं, सो द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन एज वेल एज मेंटेन द आयनिक कंपोजिशन ऑफ द बॉडी। क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में तो ट्रिकी पूछ रहे हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, आयनिक कंपोजिशन कौन इनमें से बनाता है, मेंटेन करता है, लिवर, किडनी? इट इज ऑलवेज किडनी, क्योंकि जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा ह्यूमंस में, किडनीज आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, तो वो है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नो, ये आप याद कर लीजिएगा, प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स, ये मैंने आपको लिखा हुआ है, ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये एग्जाम्पल है, आपको लिखना है, याद करना है, इसमें बताने की जरूरत नहीं। नेफ्रीडिया किसमें, एनिलीड्स, अर्थवर्म्स में मिलते हैं, दे आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। मैल्पीगियन ट्यूब्यूल्स कहाँ मिलते हैं, इंसेक्ट्स, कॉकरोचेज में। एंड
एंटेनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स। ये कहाँ मिलते हैं? क्रस्टेशियंस, फॉर एग्जांपल प्रॉन्स। प्रॉन्स जो है आर्थ्रोपोड्स होते हैं। आर्थ्रोपोड्स भी कई तरह के होते हैं, उसमें क्रस्टेशियंस एक आर्थ्रोपोड होता है जिसको हम प्रॉन, उसका एक एग्जाम्पल है। सो यू जस्ट नोट इट डाउन, आप इसको रख लीजिएगा, ये आपके पास अवेलेबल ही रहेगा और इनको पढ़ लीजिएगा। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो दैट इज दिस ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी में से आते हैं। बाकी सब चीज़ों में जो पूछा है उसमें इन जनरल पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द मेन excretory product of marine fishes, bony fishes. What are antennal or green cells? What are flame cells? What are protonephridia? कॉकरोच के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चंस लाइक दैट। ठीक। Now human excretory system, because most questions are going to come from this section. The main human organ for excretion is kidney. And kidneys play the most important role for osmoregulation. This is very important. कोई भी आपसे एग्जाम्स में कभी भी ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में अगर वर्ड आता है तो हमेशा इसका आंसर किडनी ही होगा, बिकॉज किडनीज आर द मेन ऑर्गन्स विच मेंटेन द ऑस्मोरेगुलेशन ऑफ आवर बॉडी बाय एक्सक्रीटिंग। क्योंकि पानी, यूरिन, ये किडनीज यूरिन बनाते हैं। अगर यूरिन नहीं बनाएंगे किडनीज तो वाटर रिटेन होगा बॉडी में और ऑस्मोरेगुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। सो जितना एक्स्ट्रा वाटर है उसको एलिमिनेट कर देंगे, जितने वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको एलिमिनेट कर देंगे, एंड इसको मेंटेन करके दे मेंटेन दी आयनिक कंपोजिशन। ये दो फंक्शंस किडनी के सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑस्मोरेगुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ आयनिक फ्लूइड, और ऑब्वियसली दे आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। नाउ किडनीज में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज किडनी में जो मिलती है, दो चीजें आपको पढ़नी है। वन इज स्ट्रक्चर, मैं अभी आपको समझा देता हूं, एंड द सेकेंड इज फंक्शन। मैं आज आपको स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूं, फंक्शन अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तो आज स्ट्रक्चर पे हम अपने को फोकस करते हैं। मैं आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड, ताकि आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो। इसमें कुछ चीजें हैं जो बहुत समझने की हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। Now, structure of kidney. There are two kidneys, located in the flanks of human body. What are flanks? जो हमारा जहाँ पे चेस्ट यानी रिब केज, थोरैसिक रिब केज खत्म होती है साइड में, उसके जस्ट नीचे के राइट एंड लेफ्ट दो फ्लैंक्स हैं हमारे, और थोड़ा सा पीछे की तरफ, आगे की तरफ किडनी नहीं। तो ये फ्लैंक्स में, ये अगर आप अपने रिब्स के नीचे आप यूं खड़े हो दोनों को फोल्ड करके, तो जहाँ पे होता है दैट इज किडनी। One kidney on right side, one kidney on left side. There are two kidneys. Each kidney measures that this is the dimension. ये dimension आप पढ़ लीजिएगा, हो सकता है you may be asked a question. ये लगभग इतना 10 to 12 सेंटीमीटर की लेंथ है। L for length, W for width चौड़ाई, and T for thickness. And weight कितना होता है? इतना होता है, 120 to 170 ग्राम। Each kidney is a bean-shaped structure covered by an outermost capsule. अगर आप यूं बनाते हैं किडनी को, मान लीजिए मैं यूं बना के आपको दिखाता हूं, इफ दिस इज योर किडनी, इट इज अ बीन शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज कवर्ड एक्सटर्नली बाय अ कैप्सूल। ठीक है, तीन मेम्ब्रेन सी होती है, दिस इज लाइक दिस। ये कैप्सूल है। याद रखिएगा, दिस इज नॉट रीनल कैप्सूल। इसको रीनल कैप्सूल नहीं बोलते हैं, बिकॉज अभी आप बाद में देखेंगे। सो दिस इज a capsule, I mean, the layer which covers the outer surface of the kidney. So this is, I mean, kidney looks like a bean, और तो bean shaped structure हुआ which lies in the flank of the abdomen below the thoracic rib cage. आपको बता चुका हूँ thoracic rib cage उसके नीचे होती है, और इसके डायमेंशंस आपको बता दिए। आगे देखिए क्या है इसमें। नो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, मैं आपको स्ट्रक्चर बताने के पहले समझा देता हूं ताकि फिर पढ़ना आसान हो जाता है। अब मैं आपको किडनी का कुछ स्केचेस बना करके आपको समझाने की नीयत से बता रहा हूं। अगर आप ये किडनी बनाते हैं, एक किडनी मान लीजिए आप, ये किडनी है, ध्यान से समझिएगा। इफ दिस इज ए किडनी, देयर इज ए कैप्सूल
आपको बताया था कवर्ड होते, आउटर मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड कैप्सूल। आप जब भी बैठते हैं रफ पेपर उठाइए एंड प्रैक्टिस करिए इस तरह से डायग्राम की, कि एक पूरा कैप्सूल होता है जो बाहर की तरफ में इसमें इसको कवर किए होता है किडनी को। मैं अभी आपको किडनी का स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ और ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है। नो इट हैज अ कॉन्वेक्स सरफेस। आपने देखा ये कॉन्वेक्स है, सरफेस है, एंड इट हैज एन इनर कॉनकेव सरफेस, ठीक। एंड कॉनकेव सरफेस पे आप पाएंगे कि देयर इज अ पॉइंट विच इज द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ, इसको हाइलम बोलते हैं। व्हाट इज हाइलम? हाइलम, हाइलम, हाइलम का मतलब है आर्टरी, रीनल आर्टरी जो किडनी को ब्लड देगा, इससे जो ब्लड ले जाएगा, वेन जो रीनल नर्व होगी, एंड यूरेटर। इनके अंदर जाने आने का सारा रास्ता यही है। अब मैं आपको ये यूरेटर बना के दिखाता हूँ। दिस इज यूरेटर, यानी द ट्यूब विच कैरीज यूरिन, बनता है किडनी में एंड बनने के बाद में कैसे जाता है, दिस इज योर यूरेटर। ये आपका यूरेटर है, ठीक, जो हाइलम में खुल रहा है, हाइलम से ही जा रहा है। दिस इज द एंट्री एंड हाइलम। सो हाइलम के बारे में लिख सकते हैं कि ये कॉनकेव सरफेस की तरफ मिलता है एंड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, यहीं से सब चीजें किडनी के अंदर जाती और निकलती हैं। एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, अंदर क्या क्या जा रहा है, एंट्री, इसमें अंदर क्या जाएगा, आर्टरी जाएगी, एग्जिट में क्या निकलेगा, वेन, अंदर क्या जाएगा, नर्व जाएगी, ठीक है। तो क्या क्या चीजें किडनी में जा रही हैं, आर्टरी जा रही है, नर्व जा रही है, एंड एग्जिट क्या हो रहा है, वेन, क्योंकि वेन अंदर से ब्लड लेके बाहर जाएगी। ये सारी चीजें यहीं आपके इधर उधर सब होती हैं, जाती रहती, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड हाइलम। नाउ ये हाइलम जो है, इसमें जो यूरेटर था, ये आगे चल के यहाँ पे एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है। दिस इज फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, एंड दिस फनल शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पेल्विस, रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस। नो रीनल पेल्विस जो होता है, आप ध्यान से समझिए, ये डिवाइड कर जाता है कैलिसेस में। यू क्लियर? सो आपने देखा कि ये क्या था, ये। नाउ अभी आप इसमें देखेंगे कि किडनी के जो आउटर सरफेस होता है, दैट इज कॉल्ड, इसको यूं अगर मैं बना दूं आपको समझाने के लिए, जब हम किडनी को काटते हैं तो किडनी में आउटर कॉर्टेक्स मिलता है, ये कहलाता है कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट होता है दैट इज, ये जो इनर पार्ट है ये मेडुला कहलाता है। ये मेडुला हो गया, इनर पार्ट जो इसके अंदर डॉट्स के अंदर जो मैंने बनाई है, ये मेडुला, ठीक है। फिर से समझते जाइए, अच्छे से समझिए। सो किडनी में आपने देखा कि इट हैज ए कैप्सूल, एंड उसके बाद में इसका ये आपने देख लिया कि एक ये डिमार्केशन होता है, और ये डिमार्केशन क्या होता है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स। ये रीनल कॉर्टेक्स हो गया जो आउटर पार्ट था, और जो इनर पार्ट था, ये पार्ट जो था वो दैट वाज मेडुला, ठीक है, ये मेडुला है ना। अब आप देखेंगे कि इन कैलिसेस, ये आपने देखा हाइलम था, ये पेल्विस हुआ, पेल्विस क्या, ये क्या चीजें हैं, ये भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ। कैलिक्स बोलते हैं और प्लूरल इसका कैलिसेस करा देता है, 2 to 3 कैलिक्स और कैलिसेस। इनके बीच में जो मेडुला होता है, इट समथिंग ऐसे बना देता है, आप देखिए, और इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये मेडुला के अंदर मिल रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स। ये ये
मैं दूसरे कलर से आपको बना दे रहा हूं। ये जो चीजें मेडुला आप देख रहे थे, मेडुला इन बीच बीच में एक पिरामिड का रूप ले लेता है, और जो कहाँ खुलते हैं, ये कैलिक्सेस जो है उन्हीं के अंदर खुल रहे हैं। यहाँ पे भी एक मेडुला, इस तरह से मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं, ठीक है, मेडुला में। सो मेडुला, अगर आप इसको यहाँ लिखेंगे तो मेडुला हैज पिरामिड्स। और ये पिरामिड्स कहाँ खुलते हैं, देखिए ध्यान से, कैलिक्स में। और कैलिक्स कहाँ खुलता है, रीनल पेल्विस में। और रीनल पेल्विस कहाँ खुलता है, यूरेटर में। यूरेटर कहाँ जाता है, ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर कहाँ जाता है, यूरेथ्रा से। यूरिन बाहर चला जाता है, बॉडी से बाहर, ठीक, क्लियर। ना अभी आप देखेंगे कि यहां जो मैंने बनाया था, ये चीज जो है कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स जो था, ये थोड़ा थोड़ा इसके इन दो पिरामिड्स के बीच में कहीं कहीं कॉर्टेक्स जो है यूं प्रोजेक्ट करता है। ये कॉर्टेक्स, ध्यान से समझिएगा इसको, रीनल पिरामिड्स के बीच में कॉर्टेक्स है, दिस इज कॉर्टेक्स जो प्रोजेक्ट कर रहा है। ये कॉर्टेक्स, ठीक है। इनको आप क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। ठीक, क्लियर है। इस तरह से आप किडनी के स्ट्रक्चर्स को समझने का प्रयास करिए। मैं आपको समझा दे रहा हूं, आप अपने डायग्राम्स में देखिएगा। मैं इसको एक बार आपको रिवाइज करा रहा हूं। आप देखिए, किडनी हैज, आप देखिए किडनी हैज अ कैप्सूल, आपको पता है इट इज अ बीन शेप्ड स्ट्रक्चर विद ए कॉन्वेक्स मार्जिन, ये कॉन्वेक्स मार्जिन है, एंड दिस इज कॉनकेव, ये थोड़ा कॉनकेव हो जाता है। कॉनकेव मार्जिन में एक हाइलम होता है, विच इज द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट फॉर आर्टरी, नर्व, वेन एंड द यूरेटर. Now ureter is a tube which conducts urine away from the kidney to the bladder. ये आगे जाके ब्लैडर में जुड़ती है, जो हमने ये लिखा हुआ है ब्लैडर में। ये यूरेटर जो है आपका, यूरेटर जो है ब्लैडर में, ब्लैडर से उतरा है देन बाहर, ठीक है। सो ये जो किडनी का है, आउटर सरफेस इज नोन एज कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स कहलाता है, एंड इनर सरफेस ये जो है इज कॉल्ड मेडुला. नाउ the ureter dilates to form a funnel shaped structure called pelvis, renal pelvis. ये जो funnel shaped structure है, this is renal pelvis. This renal pelvis divides into calyces, ये 2 to 3 calyces में है, ठीक है। एंड द मेडुला, ये जो मेडुला होता है, इट इज थ्रोन इनटू पिरामिड्स इन बिटवीन द कैलिसेस। मेडुला, ये मेडुला है। तो रीनल पिरामिड्स आपको क्या स्ट्रक्चर कौन बनाता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, मेडुला। नाउ इन दो पिरामिड्स के बीच में रीनल कॉर्टेक्स प्रोजेक्ट करता है, एंड दैट इज नोन एज, जो रीनल कॉर्टेक्स है उसको बोलते हैं रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। क्लियर। नो, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में आपको ये सब चीजें हैं, मैं आपको फिर से समझा देता हूं।
क्लियर है? नो नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन जो होते हैं वो बेसिकली क्या है? So each kidney is made up of approximately 1 million नेफ्रॉन. 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन्स ईच किडनी. ठीक है. एंड व्हाट आर नेफ्रॉन्स? दे आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ, जैसे आपको मैंने पूछा था, ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है नीट का. फंक्शनल यूनिट क्या होती है इस सिस्टम की? जैसे मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट बताई थी. व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन? सार्कोमियर, दैट इज बिटवीन जेड लाइन. इसी तरह से फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन करता हमारा किडनी है. किडनी इज एन ऑर्गन एंड किडनी इज मेड अप ऑफ नेफ्रॉन्स. ये फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन इज नेफ्रॉन. Now I'll make you try to show you the structure of a nephron. Now अब आप एक स्ट्रक्चर देखिए मैं आपको यहां समझाता हूं. देखिए स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से समझिएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं. No, it is a double layered structure called Bowman's capsule. एक Bowman capsule होता है which is a double layered structure. एक एक चीज पढ़िए. ये होता है Bowman's capsule. ठीक है, मैं आपको बता दूंगा बाद में. दिस इज Bowman capsule. ठीक है. एंड बाउमैन्स कैप्सूल से क्या निकल रही है? जो निकल रही है देख रहे हैं आप. दिस इज नोन एज पीसीटी, या इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. कन्वोल्यूटेड मतलब जो विच इज नॉट स्ट्रेट, कर्व्ड. तो ये पीसीटी निकला आपका बाउमैन्स कैप्सूल. ठीक है. नाउ बाउमैन्स कैप्सूल से जब पीसीटी निकलता है, इसके बाद ये क्या करता है देखिए. इट फॉर्म्स अ U-shaped structure. यूं आप बनाया करिए रफ डायग्राम एंड दैट विल मेक यू सिंप्लीफाई थिंग्स. ठीक. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए ग्लोमेरुलस. अब मैं दूसरे कलर से आपको एक एक चीज बता देता हूं. ठीक. नो यहां पर आप देखेंगे कि ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताया. एक ये इफरेंट एफरेंट, यानी जो ब्लड लाने वाली होती है उसको एफरेंट बोलते हैं, और जो यहां से वापस ले जाएगी उसको इफरेंट बोलते हैं. ठीक है. आपने देखा मैंने इसको थोड़ा चौड़ा बनाया है और ये पतला बनाया है, ये याद रखिएगा. दिस इज एफरेंट आर्टीरियोल. एफरेंट आर्टीरियोल. ठीक है. ये क्या कर रही है? ब्लड लेके जा रही है. ब्लड ले जा रही है कहाँ? बाउमैन्स कैप्सूल के अंदर. अब बाउमैन कैप्सूल में जब ये आता है एफरेंट, ये टूट जाता है और ये क्या बनाता है? एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज. ये हुआ. सो ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है इसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं. ग्लोमेरुलस.
याद रखिए। तो व्हाट इज ग्लोमेरुलस? ग्लोमेरुलस इज अ tuft of gucha. Tuft means gucha. Tuft of capillaries present in the Bowman's capsule. ठीक है। And it is formed by the afferent arteriole. देख रहे हैं afferent arteriole ब्लड ले जा रही थी, then it breaks into many smaller fibers called glomerulus, जो कि गुच्छा बना करके glomerulus, और फिर इसी से जो निकल के अब वापस जा रहा है ब्लड, ठीक है। दिस इज efferent arteriole. तो आपको ये समझ लेना है कि एफरेंट इज विच ब्रिंग्स इन ब्लड, जो ब्लड ले आ रही है, इफरेंट जो लेके वापस चली जा रही है किडनी। ये किडनी में ब्लड लेके जो आने वाली आर्टीरियोल थी, ये जो बाउमेंस कैप्सूल में आ रही थी, दैट इज एफरेंट एनियर। ठीक है ना। यहाँ क्या होता है, ये आपने देखा, मैंने एक चीज आपको नोट कर लीजिएगा, ये मैं आपको यहां लिख दे रहा हूं, एफरेंट is more than efferent. What? Diameter. अगर पूछे कि वाइड कौन है, डायमीटर ज्यादा किसका है? डायामीटर। कौन ज्यादा चौड़ी है? एफरेंट। आपने देखा, मैंने डायग्राम में भी बताया है। क्यों? उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये होता है कि ये ज्यादा ब्लड जा तो ज्यादा रहा है, बिकॉज इट इज क्वाइट वाइड, काफी ब्लड आ रहा है, बट निकल नहीं पा रहा होता। तो यहाँ क्या होगा, एक प्रेशर बनेगा, और उस प्रेशर से फिल्ट्रेशन होगा, और फिर वो फिल्टर होके ये चला जाएगा पीसीटी में। ये फिल्टर होके क्या बनता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेट। क्यों बोलते हैं अल्ट्रा, वो मैं बाद में बताऊंगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेट। अल्ट्रा फिल्ट्रेट क्यों हुआ? क्योंकि यहां हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा था। हाइड्रो मीन्स कि जितना प्रेशर वहां पड़ रहा था, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहां ज्यादा था। क्यों ज्यादा था? बिकॉज एफरेंट ज्यादा ब्लड ला रही है, और ले जाने वाली जो ब्लड वेसल है, अगर कोई ट्रेन आपकी 100 सवारी लेके आती है और कनेक्टिंग ट्रेन जो है सिर्फ 30 या 35 को ले जा सकती है, तो क्या होगा? प्लेटफॉर्म पे भीड़ हो जाएगी। 100 लोग तो पहुंचे, लेकिन जाने वाले कितने हैं? सिर्फ 30-35 है, तो क्या होंगे? बाकी यही रह जाएंगे। वही चीज होती है, इसमें से ब्लड आ रहा है ताकि एक प्रेशर बने। ठीक है, इसमें एक प्रेशर बन जाए, प्रेशर क्योंकि जा नहीं रहा, प्रेशर बनेगा, इस प्रेशर के कारण से छनना शुरू हो जाता है ब्लड, और छन के जाता है, उसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेट। फिल्टर्ड ब्लड जो होता है, दैट इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेट। अब आप 2-3 चीजें और इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। इतना पार्ट जो होता है किडनी का, जिसमें हमारा ग्लोमेरुलस, बाउमेंस कैप्सूल, पीसीटी एंड पार्ट ऑफ, अभी पूरा बता देता हूं आपको, ये इतना पार्ट, यानी हाँ, ये पीसीटी बताया था। व्हाट इज दिस? ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर जो था, ये जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, दिस यू शेप्ड स्ट्रक्चर जो है, इसको लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। ठीक, अब आपने देखा लूप ऑफ हेनले में ये पूरा यहां से, ये तो पीसीटी है, यहां से लूप ऑफ हेनले शुरू हुआ, ये पूरा जितना था ये, और यहां तक ये पूरा यू शेप्ड स्ट्रक्चर, दिस इज लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में आपने देखा कि इट हैज 2 लिम्ब्स, एक डिसेंडिंग लिम्ब है और एक असेंडिंग लिम्ब है। ठीक है, देख रहे हैं आप? ये वाली जो है, ये जो है, ये आपको अगर बोला जाएगा तो दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब, ये डिसेंड कर रही है, ऐसे आ रही है, और ये कर्व एंड देन क्या होती है? असेंडिंग हो गई। देख रहे हैं ये पूरा, दिस इज लूप ऑफ हेनले। और एक और अच्छी बात है, लेकिन वो आपके एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन आपको जानना चाहिए, जो असेंडिंग लिम्ब है और डिसेंडिंग लिम्ब है, ये यहां तक तो थिन है। सो द डिसेंडिंग लिम्ब इज थिन, ये आप नोट कर लीजिए, थिन होती है।
और असेंडिंग लिम्ब जो होती है इट इज टू पोर्शन, थिन सेगमेंट भी है एंड थिक भी है। ठीक, ये देखिए ये आपका डिसेंडिंग था, ये डिसेंडिंग था, ये थिन है, थिन बनाया जा रहा हूं, ये थिन आ रहा है, ये थिन है, थिन है, थिन है, लेकिन ये थिक हो गया। तो इतना पार्ट जो था दिस वाज लूप ऑफ हेनले। नाउ आर यू क्लियर अबाउट लूप ऑफ हेनले? क्यों है, क्या काम है, वो बाद में फंक्शनिंग में समझ में आएगा। फर्स्ट यू हैव टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन वेरी वेरी क्लियरली, देयर शुडंट बी एनी स्कोप ऑफ कंफ्यूजन। ठीक है, आपको बिल्कुल क्लियर समझना है कि व्हाट इज बाउमेंस कैप्सूल, व्हाट इज ग्लोमेरुलस, व्हाट इज एफरेंट आर्टेरियोल, व्हाट इज इफरेंट आर्टेरियोल, किसका डायमीटर ज्यादा होता है, एफरेंट का या इफरेंट का। How do you define glomerulus? It's tuft of capillaries formed by the afferent arteriole and present in the Bowman's capsule. The Bowman's capsule के बाद में जो होता है वहाँ glomerulus मिला, और इन दोनों को एक चीज और आप याद रख लीजिए, ये जो होता है Bowman's capsule, ठीक है, Bowman's capsule के अंदर क्या होता है, glomerulus। इन दोनों को ही मिला के हम बोलते हैं मैलपिगियन कार्स्किल और रीनल का, मैलपिगियन और रीनल कार्स्किल, बॉडी भी बोलते हैं कुछ लोग, बॉडी और कार्सल। क्लियर, ये चीज आप याद कर लीजिए कि बाउमेंस कैप्सूल के अंदर जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को पूरा मिला करके हम क्या बोलते हैं, मैलपिगियन और रीनल। ठीक है, तो आपको इतना क्लियर हो गया। पीसीटी के बारे में कुछ ज़्यादा जानना नहीं, उसकी फंक्शनिंग क्या है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। पीसीटी से आपने देखा लूप ऑफ हेनले किस तरह से आया। लूप ऑफ हेनले आपने देखा कि यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, इट हैज ए थिन डिसेंडिंग लिम्ब, ये यहाँ पे लिखा है मैंने, थिन डिसेंडिंग लिम्ब, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। एंड द असेंडिंग लिम्ब हैज टू पार्ट्स, जो शुरू का है थिन पार्ट है, जो उसके इससे पीसीटी से आते हुए आ रहा है, जो इसका डिसेंडिंग लिम्ब के साथ साथ आ रहा है। ये इनिशियल पार्ट इज थिन एंड देन इट बिकम्स थिक, ये थिक हो गया, ये थिन पार्ट था, ये भी थिन पार्ट था। ठीक है, नो इसके पश्चात ये लूप ऑफ हेनले जहां समाप्त हो जाता है, फिर हमारी ये डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल शुरू हो जाती है। दिस इज डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल किस में जुड़ जाती है, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। इसको बोलते हैं बेलिनाई या बेलिनी, डक्ट ऑफ बेलिनी भी बोला जाता है, नोट कर लीजिए। ठीक है, और आप देखेंगे अभी आगे पढ़ेंगे कई कलेक्टिंग डक्ट्स, कई कलेक्टिंग डक्ट्स, कई कलेक्टिंग डक्ट्स मिल करके जुड़ जाड़ करके आपस में मिनी कलेक्टिंग डक्ट्स, ये कहाँ खुलती हैं, ये जाके कैलिक्स में। फिर वही सिस्टम आ गया, कैलिक्स, पेल्विस, यूरेटर। तो यानी जो भी यूरिन बन रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ से शुरू होती है प्रक्रिया, यहाँ से ये ब्लड आता है, ब्लड जिसमें यूरिया वगैरह सब टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं, वो ब्लड आया, वो फिल्टर हुआ, इसने टॉक्सिक प्रोडक्ट्स यहाँ दिए और खुद चला गया, ब्लड अपना चला गया वापस। अब ये टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को फिल्टर आउट होना है, तो ये फिल्टर होकर के आते हैं पीसीटी में आते हैं। पीसीटी के बाद डिसेंडिंग लिम्ब, देन असेंडिंग लिम्ब, थिन सेगमेंट, थिक सेगमेंट एंड देन डीसीटी। और इस बीच में फिल्ट्रेशन, सीक्रेशन, वो जब मैं यूरिन फॉर्मेशन या मैकेनिज्म ऑफ या पूरी इसकी आपको फिजियोलॉजी जब समझाऊंगा तब आपके समझ में आएगा। एंड देन जो भी यूरिन बना दैट इज थ्रोन आउट इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, और कई कलेक्टिंग डक्ट्स मिल करके आपकी कैलिक्स में खुलती हैं। ये कैलिक्स में खुली और कैलिक्स से लेके पेल्विस में गया, पेल्विस से यूरेटर, ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा एंड देन आउट। इज इट क्लियर? अभी आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें आपको आती जाएंगी जो
ये उस समय ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है ना। आपने देखा नेफ्रॉन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा डिफिकल्ट है। नेफ्रॉन्स आपने देखा, मैंने आपको बताया, एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताया, जिसमें आपको ये मैंने बताया कि बाउमैन कैप्सूल बताया, ग्लोमेरुलस बताया, पीसीटी बताया, लूप ऑफ हेनले बताया, with two limbs, then DCT, and then collecting duct. ठीक है। अब मैं फिर से यही डायग्राम बना के एक और इम्पॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम से पूछता, मैं रफ डायग्राम आपको बता रहा हूं बहुत जल्दी में। ये बताया था आपको, ये याद रखिएगा आप कि ये जो होता है आपका इतना पार्ट, ये रीनल कॉर्टेक्स में होता है, एंड ये पार्ट मेडुला में होता है। अब मैं आपको एक दूसरे तौर पे समझाने का प्रयास करता हूँ, ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता इस तरह से, तो मैं आपको किडनी में ही एक डायग्राम बना के, सपोज करिए दिस इज योर कॉर्टेक्स एंड दिस इज योर मेडुला, ठीक है। सो यहां पर आपको ये बाउमैन कैप्सूल यूं मिला, ये निकला, पीसीटी हुआ, एंड देन लूप ऑफ हेनले, एंड देन डीसीटी, एंड देन कलेक्टिंग डक्ट, ये होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपसे जरूर पूछा जा सकता है। आपने देखा, सो ये बाउमैन कैप्सूल नोट कर लीजिए, बाउमैन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस यानी Malpighian capsule, PCT, TCT. Where are they found? They are found in cortex, renal cortex. ये बताया था आपको, ये cortex है और ये medulla है. This is medulla and this is cortex. ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि where do you find the Bowman capsule? Where do you find the glomerulus? Where do you find the PCT? Where do you find the DCT? They are found in adrenal cortex. Oh, sorry, renal cortex. Whereas loop of Henle, this is important. ये आप देख रहे हैं, ये मेडुलरी पार्ट है, ये तो कॉर्टेक्स था, इतना पार्ट कॉर्टेक्स था, ये मेडुला आ गया। ये आप देख रहे हैं लूप ऑफ हेनले जो है बेसिकली कहाँ होता है, ये पार्ट, ये जो लूप ऑफ हेनले था, ये पार्ट जो है मेडुला में मिलता है। ये क्वेश्चन आता है, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी से एक और क्वेश्चन बनता है। इज इट क्लियर? नो। Now based on this arrangement, आपने जो देखा, there are two types of, आप लिख सकते हैं types of, मैंने लिखा हुआ है सब। नेफ्रॉन्स जब हम पढ़ रहे हैं तो आप ध्यान से समझिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं बताने जा रहा हूं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स, वन कॉर्टिकल एंड द सेकेंड इज जक्स्टा मेडुलरी। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, क्यों मैं बता रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ना इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा ना। ये मैं फिर से आपको समझाने के लिए एक किडनी बना रहा हूं। आप सब जानते हैं किडनी कुछ कुछ यूं है, ठीक। आपको मैंने बताया कि ये मेडुला हो गया और ये मेडुला हो गया,
ये कॉर्टेक्स हो गया। आपको अभी मैंने दिखाया कि क्या अरेंजमेंट होता है। नॉर्मल कोर्स में बता के आपको बना के एक बार फिर देता हूं। ये अगर बाउमेन कैप्सूल है, ठीक है, ये आपने देखा, यहाँ पे एफरेंट आ जाएगी, ये ग्लोमेरुलस हो गया, ठीक है। सो ये बाउमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी कहाँ, और ये डीसीटी, ठीक है। मेन इतने ही तक पूछते हैं। कलेक्टिंग डक्ट थोड़ा सा यहाँ, बाकी मिडल चलिए। ये कहाँ मिल रहा है आपको, कॉर्टेक्स में, जबकि ये क्या है, लूप ऑफ हेनले, कहाँ मिल रहा है, मेडुला में। दिस इज ज्यादातर, मतलब मोस्ट नेफ्रॉन्स आर लाइक दिस, मोस्ट नेफ्रॉन्स में ये होता है, ठीक है। यानी क्या होता है मोस्ट नेफ्रॉन्स में, कि बाउमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, डीसीटी are found in cortex and loop of Henle is found in medulla. This is approximately जो आपके जितने भी नेफ्रॉन्स हैं, मोस्ट नेफ्रॉन्स, रफली 80% नेफ्रॉन में यही होता है, ठीक है। लेकिन देर आर 20% नेफ्रॉन्स जिनमें ये अरेंजमेंट नहीं होता। अब नौ कितने तरह के मैंने बताया, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, इस डायग्राम की मदद से समझिएगा। अगर मैं एक यू नेफ्रॉन बनाऊं, किडनी बनाऊं, मतलब जिसमें कि आपको समझाने के लिए है, क्योंकि अदरवाइज ये समझ नहीं पाते आप लोग, ये है, ठीक है। नो दिस इज योर कॉर्टेक्स एंड दिस इज योर मेडुला, ये मेडुला है, ये कॉर्टेक्स। आप देखेंगे कि इसमें जो है ये अरेंजमेंट देखा आपने। यानी ये लूप ऑफ हेनले जो था, मैं दूसरे, आपने देखा ये लूप ऑफ हेनले कहाँ मिल रहा है, ये यहाँ लूप ऑफ हेनले कहाँ है, कॉर्टेक्स में, ये मेडुला में आ ही नहीं रहा है। जबकि यहाँ पे आपने देखा लूप ऑफ हेनले को मेडुला में आना चाहिए था, इतना पोर्शन मेडुला, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है, कॉर्टेक्स में ही है। सो इन नेफ्रॉन्स को हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, ये जो मैंने लिखा कॉर्टिकल। यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं पीसीटी, हमें यहाँ से शुरू करिए, ग्लोमेरुलस, बाउमेन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, सारी की सारी चीजें कॉर्टेक्स में ही है, मेडुला में नहीं आ रही। क्लियर, इनको हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, ठीक है ना। अब एक मैं यहां बना दे रहा हूं ताकि आप समझ लें, इनको अभी इरेज नहीं कर रहा हूं। एक मैं आपको समझा रहा हूं जो जक्स्ट्रा मिडलरी नेफ्रॉन्स के होते हैं। देखिए एक किडनी में बना रहा हूं, ये आपका अगेन कॉर्टेक्स हो गया, यानी मिडला हो गया, ठीक है। यहां क्या होता है, ये आपने देखा, ये पीसीटी, ये अपना एफरेंट है, ये ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये पीसीटी, एंड देन ये इतना ज्यादा डीप डिसेंड करता है, लूप ऑफ हेनले, एंड देन ये, ठीक, समझ में आ रहा। नाउ सी द डिफरेंस, अब आप समझेंगे। ये नॉर्मल जो 80% में, देखिए ये आ तो रहा है लूप ऑफ हेनले मेडुला में, लेकिन बहुत डीप नहीं जा रहा है, थोड़ा सा आ रहा है,
कॉर्टिकल नेफ्रॉन में बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। जक्स्टा मेडुलरी, दिस इज नोन एज, इसको बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, यानी जक्स्टा मेडुलरी में क्या है, आप ये लिख सकते हैं जक्स्टा मेडुलरी में लूप ऑफ हेनले वेरी लॉन्ग and reaches deep into the medulla. जबकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में आप लिख सकते हैं, कॉर्टिकल, ये मैं बता रहा हूं कॉर्टिकल का, कॉर्टिकल में आप लिख सकते हैं लूप ऑफ हेनले वेरी शॉर्ट and does not reach medulla. ठीक है, तो जो इसकी लेंथ होती है लूप ऑफ हेनले पे, ये दिस इज नॉर्मल लेंथ, ये 80% में मिल रहा है, थोड़ा सा ये मिडला में, मेनली मिडला में होता है लूप ऑफ हेनले, बट बहुत डीप नहीं, बहुत बड़ा नहीं होता, तो इसलिए थोड़ी दूरी रहे उसके, बहुत डीप यहां तक नहीं आएगा। लेकिन किसी किसी में जब बहुत शॉर्ट होता है लूप ऑफ हेनले तो मिडला में आता ही नहीं, वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहलाते हैं, बता चुका हूं मैं। एंड जहां पे बहुत ज्यादा लंबा हो गया लूप ऑफ हेनले, ये पूरा लूप ऑफ हेनले जो है पूरा डीप डाउन इनटू द मेडुला तक आ जाता है, उसको जक्स्टामेडुलरी बोलते हैं। ठीक, क्लियर? नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड ए क्वेश्चन इज लाइकली ऑन दिस, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं जे जी एपरेटस। ये एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। ठीक है, क्या काम है? जक्स्टा मतलब जंक्शन, बेसिकली जंक्शन। ग्लोमेरुलस आप जानते ही हैं, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, इसमें एक एफरेंट आ रहा है, इट ब्रेक्स इनटू टफ्ट ऑफ एंड देन एक इफरेंट निकलता है पतला। ठीक है, ये एफरेंट है जो ब्लड ला रहा था, ये इफरेंट है जो ब्लड ले जा रहा था, दिस वाज ग्लोमेरुलस। और ये सारे के सारे कहाँ थे? एक बाउमैन कैप्सूल में थे, था ऐसे ही था। नो, व्हाट इज दिस जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस? नाउ आपको इसके बारे में क्लियर, आप पहले 2-3 चीजें कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत समझिएगा ध्यान से। नंबर 1, दिस इज फाउंड ओनली इन JM नेफ्रॉन्स। अभी आपको मैंने 2 तरह के नेफ्रॉन्स बताए, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, एक जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। जक्स्टामेडुलरी मतलब लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले गोइंग डीप इनटू मेडुला, यही बताया था अभी। ठीक है, सो इन्हीं में पाया जाता है ये जेएम एपरेटस जो है, जेएम एपरेटस सभी नेफ्रॉन्स में नहीं मिलता, इट इज फाउंड ओनली इन जेएम नेफ्रॉन्स, नॉट फाउंड इन कॉर्टिकल न्यूरॉन्स, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, सॉरी कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। आपको बता चुका हूं मैं कि नेफ्रॉन्स 2 होते हैं, एक जक्स्टामेडुलरी, दूसरा कॉर्टिकल। सो जो जक्स्टामेडुलरी है जिसमें लूप ऑफ हेनले वाज वेरी लॉन्ग एंड इट वाज गोइंग डीप इनटू द मेडुला, वहां पे एक मॉडिफाइड सेल्स होती हैं जिनको हम जेजी एपरेटस बोलते हैं। वेयर आर दे लोकेटेड, वेयर इज दिस एपरेटस लोकेटेड? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
इनका स्ट्रक्चर देखेंगे वो मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। बस आप इतना याद रखिए, जहां हमारी डीसीटी थी यानी डीसीटी प्लस, जो एफरेंट आर्टीरियोल था ग्लोमेरुलस का, आपको बता चुका हूं मैं, एफरेंट आर्टीरियोल, दो आर्टीरियोल से, एक इफरेंट था एक इफरेंट था, जो ब्लड ला रहा था और फिर इसके बाद कैपिलरीज में बट गया था, टूट गया था और ये ले जा रहा था। जो ला रहा था उसको एफरेंट बोलते हैं, इन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। और दे आर वाइड इन डायमीटर, आपको बता चुका हूं। क्यों? क्योंकि ज्यादा ब्लड ले जाएंगे और इनसे ब्लड निकलेगा कम, तो प्रेशर बनेगा, तो फिल्ट्रेशन में मदद करेगा। तो एक है प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा, बिकॉज ये सब कहाँ है, ये बाउमेन कैप्सूल में है, बाउमेन कैप्सूल में है। और यहाँ पे ये ज्यादा ब्लड आएगा, कम जाएगा, तो एक प्रेशर बना, वो हुआ यहाँ से बाउमेन कैप्सूल में, देन इसके बाद पीसीटी आ गई। ठीक है, ये याद कर लीजिए, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है। जहां डीसीटी एंड एफरेंट आर्टीरियोल क्या होती हैं, अगर ये डीसीटी है और एफरेंट आर्टीरियोल है, तो इनकी सेल्स मॉडिफाई कर जाती हैं। So at the junction of, you just remember it very clearly because you are going to be asked a question on juxtaglomerulus apparatus. Where is it located? So be it very clear, it is located at the junction of, juxta means junction, junction of DCT and afferent arteriole in JM nephrons, not in cortical nephrons. JM nephrons कहाँ मिलेंगे, ये ध्यान से समझिएगा। So juxtaglomerular apparatus is not found in all nephrons. They are found only in juxtamedullary nephrons, which have very long loop of Henle, which descends deep into the nephrons. Oh, sorry, medulla, which descends deep down into the medulla. ऐसे नेफ्रॉन्स को हम बोलते हैं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। और इन नेफ्रॉन्स में, बिकॉज ऑफ द लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, जो अरेंजमेंट होता है उसमें डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड एफरेंट आर्टीरियोल कांटेक्ट में आ जाते हैं। और वो जो कांटेक्ट पॉइंट होता है, वहां पे कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स बन जाती हैं, विच आर नोन एज जेजी सेल्स, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, एंड पूरा जो स्ट्रक्चर है जेजी एपरेटस। क्लियर? सो ये आपको क्लियर हो गया कि ये जो सेल्स होगी, इनके जंक्शन पे डीसीटी एंड एफरेंट, ये याद कर लीजिए, रट लीजिए इसको, डीसीटी एंड एफरेंट आर्टीरियोल बता चुका हूं, ये ग्लोमेरुलस का, इनके जंक्शन, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आती हैं, किसमें, इन जेएम नेफ्रॉन्स, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स, जिनके लंबे लूप ऑफ हेनले। एंड देन दीज सेल्स, ये सेल्स यहाँ पे जंक्शन पे, एट जंक्शन ऑफ, आपको बता चुका हूं, डीसीटी एंड एफरेंट सेल्स मॉडिफाई एंड स्पेशलाइज टू फॉर्म जेजी सेल्स, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, और ये टुगेदर, इन्हीं को मिला के हम जेजी एपरेटस बोलते हैं। एंड व्हाट डू दे फॉर्म? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस एपरेटस या जेजी सेल्स जो है, ये बनाती हैं एक चीज जिसका नाम है, नोट कर लीजिए अच्छे से, रेनिन। रेनिन, अभी आप पढ़ेंगे रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम कैसे क्या होता है, तो आपको दिमाग में रखना चाहिए। आप पूरे डायग्राम्स की प्रैक्टिस करिए, और उसके पश्चात कोई चीज ना समझ में आए तो आप मुझे पूछिए। नो मैं आपको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, बेसिकली किडनीज आर मेड अप ऑफ नेफ्रॉन्स, दैट इज द स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ। सो अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी या फंक्शनल यूनिट, आंसर इज नेफ्रॉन। ईच किडनी हैज 10 मिलियन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में आपको बता चुका हूं, ये आप पढ़ते जाइए। देखिए,
Glomerulus, I have told you, the tuft of capillary is formed by the afferent arteriole. ट्यूब्यूल्स अभी आपको पढ़ा चुका हूं मैं, पीसीटी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड लूप ऑफ हेनले। ग्लोमेरुलस में आपको बता चुका हूं एफरेंट आर्टीरियोल, इफरेंट बता चुका हूं, बॉमेन कैप्सूल बता चुका हूं, मेल्पिगियन बॉडी या रीनल कॉप्सल ये मैं बता चुका हूं। ट्यूब्यूल्स में बता चुका हूं आपको डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट ऑफ बेलिनाई, पेरिट्यूबुलर को वासा रेक्टा। एक और चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप जब ये, मैं आपको पीछे ही चलता हूं, जब आपने ये बनाया था, फिर से मैं आपको डायग्राम, बिकॉज जितने डायग्राम्स आप बनाएंगे उतना ही आपका कल्याण होता है, उतना ही अच्छा आप अभी बायोलॉजी पढ़ेंगे और उतने ही अच्छे आप आगे चल के चिकित्सक भी बनेंगे। देखा आपने, आप ये देखेंगे कि ये जो, देखिए फिर से समझिए इसे, यहां पे आपको बताया था एफरेंट चौड़ा होता है, एफरेंट ये आया, यहां से गया पतला सा, ठीक है, ये ले आने वाले को एफरेंट, ले जाने वाले को इफरेंट, तो ये इसमें सब इम्प्योर ब्लड है जो आ रहा है, यहाँ ज़्यादा प्रेशर बना, फिल्टर हुआ, फिल्टर होके यहाँ आया, तो ये फिल्टर हो करके चीज़ें, अगर उसमें से मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें फिल्टर हो गई जो हमारे काम की हैं, तो अगर किडनी सबको फिल्टर कर करके फेंकता रहेगा, तब तो कभी कभी अगर गलती से कोई चीज़ें रह गई तो वो तो यूरिन में चली जाएंगी। ग्लूकोज जैसे, से फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज नॉट एब्जॉर्ब देन इट विल गो इनटू द यूरिन एंड विल गो वेस्ट। सो इसको नहीं, दे हैव टू बी एब्जॉर्ब। अब इसमें तो ये पूरा फ्लूइड भरा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेट जो बताया था ये भरा हुआ है, इनसे एब्जॉर्प्शन होता है, उसके लिए ट्यूब्यूल्स के बगल में ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज वगैरह की सप्लाई होती है, ठीक है, ये ऐसे चारों तरफ से ट्यूब्यूल्स के बगल में ब्लड वेसल्स है, ताकि इसमें से जो चीज़ हमें चाहिए हम ले लेंगे, ब्लड में आ जाएगा। इसी तरह से इधर भी होता है, ये ब्लड वेसल का एक नेटवर्क होता है अपना ब्लड वेसल। इनको हम क्या बोलते हैं, पेरी ट्यूबुलर, क्योंकि पेरी मीन्स अलोंग एंड ट्यूबुलर मतलब ट्यूब्स, सो दिस इज नोन एज पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज और वेसल्स, ठीक है, क्लियर है। और यहां जो हमारी लूप ऑफ हेनले है, इसके चारों तरफ भी ये एक हेयर पिन जैसा स्ट्रक्चर बनाएगी, ये सब ब्लड वेसल्स है, आप देख रहे हैं ब्लड वेसल जैसे, और इसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा। सो वासा रेक्टा यानी लूप ऑफ हेनले के बगल में, ये वासा रेक्टा जो है लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ, दिस इज नथिंग, सो वासा रेक्टा इज नथिंग बट पेरी, लेकिन इसके बारे में दो तीन चीजें याद रखिए, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी और वेसल्स नेटवर्क, कैपिलरी का एक नेटवर्क है along लूप ऑफ हेनले, ठीक है, इन हर में नहीं होता, इन जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। So this is nothing, vasa recta is nothing but a peritubular capillary network along the loop of Henle in juxtamedullary nephrons, and ये हेयर पिन, हेयर पिन आपने देखा है कभी, लड़कियां जानती होंगी, हेयर पिन कुछ कुछ यूं होती है ऐसे,
और ये बाल में जो लगाती हैं, तो इस इज हेयर पिन स्ट्रक्चर। आपसे अगर पूछ ले हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर क्या है, इस वासा रेक्टा हेयर पिन लाइक यू शेप, क्योंकि अलोंग द लिम्ब ऑफ ये लूप ऑफ हेनले चल रहा है। लूप ऑफ हेनले इज ए यू शेप्ड स्ट्रक्चर विद अ डिसेंडिंग थिन लिम्ब एंड असेंडिंग प्रॉक्सिमल थिन एंड डिस्टल थिक सेगमेंट। ठीक, इसी के अलोंग जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क होता है लूप ऑफ हेनले के साथ साथ चलता है जक्स्ट्रा मेडलरी नेफ्रॉन्स में, उन्हें वासा रेक्टा बोलते हैं। सो वासा रेक्टा इज अ हेयर पेन और यू शेप्ड network of capillaries found along the loop of Henle in juxtamedullary nephrons. Clear? That is vasa recta. क्या काम है वो बाद में आपको बताया जाएगा। ठीक है, सब चीजों की महत्वता आएगी। वासा रेक्टा आपको बता दिया। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, जीजी apparatus, I have told you location of Malpighian capsule PCD। हाँ, ये आपसे बताया था मैंने, ये आप ये याद कर लीजिएगा कि ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे यूजली ए क्वेश्चन इज आस्क्ड, where do you find PCT? It is renal cortex. Where do you find DCT? Cortex. ठीक, where do you find Malpighian capsule? यानी Malpighian capsule में क्या है? Bowman capsule and glomerulus. ये कहाँ मिलता है? Again cortex. So ये तीनों चीजें cortex में मिलती हैं। ठीक है, क्या? Malpighian capsule यानी Bowman capsule and glomerulus। पीसीटी अगर आपसे कभी पूछे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आपको कहाँ मिलेगी? किडनी में, कॉर्टेक्स में मिलेगी। डीसीटी कहाँ मिलेगी? कॉर्टेक्स में। मैं आपको डायग्राम की मदद से फिर समझा दे रहा हूँ, आपको बता चुका हूँ। ये 80% नेफ्रॉन्स में ये होता है, ये कॉर्टेक्स था, मैंने आपको बताया था। ये आपका ये बताया था 80% में ये है। ये बताया था। अब देखिए बॉमेन कैप्सूल ग्लोमेरुलस ये जो था यहाँ मिल रहा है, कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स है पूरा। इतने में क्या क्या ये मिल रहा है, ये क्या है? पीसीटी है। ये क्या है? अब देखिए लूप ऑफ हेनले आ गया मिडला में, और ये फिर डीसीटी देखिए फिर ये आ गया इसमें, और बाकी ये डक्ट जो कलेक्टिंग डक्ट थी ये बेसिकली फिर जाएगी मिडला में। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। Clear. Now types of nephrons, I have already told you about this thing. Cortical, juxtamedullary, the loop of Henle is very long and descends deep into the medulla. GG apparatus, this is found only in juxtamedullary nephrons at the point of contact between the afferent arteriole and DCT. This is very important. और ये आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये वाला, ये मैंने इसीलिए सब डिफरेंट कलर में आपको लिखा है। ये सब चीज़ें आप जो है आप बनाइएगा। ये रेनिन, ये तीन चीजें जो मैंने आपको एरो से किया है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्लियर? नो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब बताऊंगा तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, बट राइट नाउ स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी ओवर। लेकिन जितना बताया है आप एक्सक्रीटरी सिस्टम को रिवाइज करिए, रिकैपिचुलेट करिए, तो चीजों को हमेशा याद करिए कि आवर बॉडी forms many toxic products which have to be thrown out of body. The main toxic products are nitrogenous wastes, or there are three types of nitrogenous waste: ammonia, urea and uric acid. Ammonia needs large amount of water, so basically ammonotelism or ammonia is excreted in those animals which are aquatic, except for the marine fishes which excrete urea. Okay, बाकी एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं इसी तरह से। एंड आउट ऑफ दीज थ्री, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड इज द लीस्ट टॉक्सिक एंड इट डजंट नीड और इट नीड्स वेरी लिटिल वाटर फॉर एक्सक्रीशन। सो बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, आप देखेंगे वो पेलेट्स के रूप में यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, बाकी यूरियोटेलिक जो है, मोस्ट मैमल्स आर यूरियोटेलिक, मतलब हमारे बॉडी में क्या पूछे, मेन नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा है? That is urea. अमोनिया बनती है, then ammonia changes to urea in the liver. ये this is very important question. ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं जहां पे अमोनिया, ये आपसे आप पूछा जा सकता है।
अगर देखिए एक क्वेश्चन अगर कहीं घुमा के उसने एग्जाम, अमोनिया चेंजेस टू यूरिया, बिकॉज आप एक चीज ध्यान रखिए कि अमोनिया जो होती है इज वेरी वेरी टॉक्सिक, ये इट कैन किल यू, बहुत टॉक्सिक होती है, सो इट हैज टू बी थ्रोन आउट ऑफ बॉडी। अभी अमोनिया जो है, तो क्या हमारे सिस्टम में लीवर, लीवर जो होता है, लीवर जो हमारा है वो अमोनिया को किस में चेंज कर दिया उसने, यूरिया में। दिस साइकिल इज कॉल्ड ऑर्निथिन। यूरिया इज ए लेस टॉक्सिक एज कंपेयर, ज्यादा टॉक्सिक कौन है, अमोनिया। यूरिया इज लेस टॉक्सिक, एंड यूरिया क्या होता है, अभी आप देखेंगे जो फिल्ट्रेट हमने आपको बताया था, ये बाउमैन कैप्सूल, ये जो आ रहा था, अब ये ब्लड, हमारे ब्लड में आ गया यूरिया, ये जो यूरिया कहाँ का था, ब्लड में, ब्लड से कहाँ हुआ, अभी आप देखिए एफरेंट आर्टेरियोल जा रही है, इसमें यूरिया है, ले गई, यूरिया फिल्टर हुआ, बाकी ब्लड चला गया, ठीक है, ये फिल्टर हुआ, अब इसमें चला गया, लेकिन कुछ चीजें और भी फिल्टर हुई, उन्हें बॉडी, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है, बॉडी अपने, ठीक है, वो मैं आपको फंक्शनिंग में बताऊंगा। एक चीज आप समझ लीजिए, तो ये चीजें आप बहुत अच्छे से समझिएगा, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बार बार रफ एक्सरसाइज करिए एंड अंडरस्टैंड, ग्रास्प इट, रटिए नहीं कि नेफ्रॉन 80% नेफ्रॉन्स में कैसा अरेंजमेंट होता है, हमें कॉर्टेक्स में हमें बाउमैन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी मिलता है, देन द ये लूप ऑफ हेनले डिसेंड्स इनटू द मेडुला अप टू ए सर्टेन डेप्थ, पूरा नहीं जाता, अप टू ए सर्टेन डेप्थ, देन ऊपर आके डीसीटी, डीसीटी अगेन इज फाउंड इन द कॉर्टेक्स। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स, ये 80% में ये अरेंजमेंट था जो बताया, 20% केसेस में इधर इट इज, आई मीन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, जहां पे बहुत छोटा है लूप ऑफ हेनले, सो एवरीथिंग इज इन द कॉर्टेक्स एक्सेप्ट फॉर द कलेक्टिंग डक्ट, सब कुछ कॉर्टेक्स में है, बाउमैन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, एवरीथिंग इज इन द कॉर्टेक्स, दैट इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन, इसीलिए कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। अगर लूप ऑफ हेनले बहुत लंबा हो गया तो वो मेडुला में बहुत डीप अंदर घुस जाता है, and then you call it as juxtamedullary nephron. Juxtamedullary nephrons में ही आपको vasa recta, what is vasa recta? We find peritubular capillary network along the loop of Henle in a hairpin or U-shaped manner in juxtamedullary nephrons, and that is what is known as vasa recta. वो बाद में आप पढ़ेंगे इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। juxtaglomerulus apparatus, juxta means junction of DCT and the afferent arteriole in juxtamedullary nephrons, not in all nephrons. cortical nephron में आपको JG cells या JG apparatus नहीं मिलेगा, and this apparatus forms renin. क्या होता है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, जब इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसकी फंक्शनिंग बताऊंगा। नाउ जस्ट रिमेंबर वन थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी आप फिल्ट्रेशन अगले चैप्टर में जब बताऊंगा मैं आपको, ये देखिए अगर बाउमैन कैप्सूल था, ये सपोज करिए दिस इज बाउमैन कैप्सूल, आपको मैंने बताया कि ये ब्लड आ रहा है यहाँ से, और सॉरी, ये ब्लड आ रहा है और ये जा रहा है, आने वाली वेसल जो होती है बहुत चौड़ी होती है, जैसे एफरेंट बोलते हैं, ये ले आ रही है ब्लड, और वापस जब फिल्टर हो जाता है तब जो ले जाती है उसको इफरेंट बोलते हैं, ये पतली होती है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या चीजें हैं, मतलब वो कैसे फिल्टर होता है, सो द इपिथीलियम ऑफ द, ये जो इपिथीलियम है, बाउमैन कैप्सूल है, ये इट हैज स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड पोडोसाइट्स। सो आपसे क्वेश्चन पूछता है वेयर डू यू फाइंड पोडोसाइट्स, ऐसे they are called foot cells, or podocytes. So you may be asked a question, where do you find podocytes in the kidney? तो आपका आंसर होना चाहिए epithelium of Bowman capsule. ठीक है, और आपने देखा कि इसके बीच में फाइन स्लिट्स हैं या फेनेस्ट्रेशंस, ठीक ना। अब देखिए कैपिलरीज क्या होती है, बेसिकली आपको कैपिलरीज मालूम है, दैट इज नथिंग बट वैस्कुलर एंडोथीलियम। तो दिस एक लेयर जो होती है ये ब्लड वेसल की, अगर हम मान लें यू लेयर, ठीक है, बाकी अपना ये टप टप, तो इसकी लेयर ये क्या हो गई, ये कैपिलरीज की, दिस इज एंडोथीलियम, एंडोथीलियम। कैपिलरीज में देयर इज नथिंग अदर देन
एंडोथीलियम से कैपिलरीज क्या होती है, सिंगल लेयर्ड एंडोथीलियम होती है। ये हो गया। और इन दोनों के, और दूसरा क्या मिला, एपिथीलियम मिला, ये पोडोसाइट्स का ये एपिथीलियम था। तो आपने देखा एक लेयर क्या बनी थी, एंडोथीलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स, ये ग्लोमेरुलर वेसल्स की ये एंडोथीलियम थी। एक लेयर क्या बन गई थी, ये एपिथीलियम बाउमैन कैप्सूल की बन गई थी, ठीक है, ये हो गई थी। और इन दोनों के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन in between, and these three, so this is an important thing, 3 layers in the Malpighian capsule जो फिल्टर करती है, these 3 layers, blood filters through these 3 layers। अब ये इन लेयर्स के, अब आप देखिए ये ब्लड ले आई, ये आया ब्लड, ये कहाँ से गया, एंडोथीलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, पोडोसाइट्स, एंड देन ए आता है, यहाँ आता है जहाँ से हमारी पीसीटी चल रही थी, ठीक है, और ये अल्ट्रा फिल्ट्रेट बन के पीसीटी में जाता है। जो फिल्ट्रेट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेट। अल्ट्रा मतलब चूंकि इतने बारीकियत से इसको छानता है किडनी, ताकि कोई काम की चीज ना चली जाए, इसलिए इसको 3 लेयर्स के थ्रू छनना होता है, ठीक है। वेरी फाइनली फिल्टर्ड फ्लूइड, बहुत फाइनली बारीकियत से, अच्छे से बारीक तौर पे उसको छन्नी से कितना काम किया है, फिल्टर किया, बिकॉज ये 3 लेयर्स के थ्रू फिल्टर होके ये पीसीटी में आ रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेट। नेक्स्ट आपका जो वीडियो होगा वो इसी अल्ट्रा फिल्ट्रेट से ऊपर ही होगा, एंड हाउ इज इट फॉर्म्ड, एंड देन कैसे इस अल्ट्रा फिल्ट्रेट से हमारी बॉडी जो यूजफुल चीज़ें उसको लेती है, जो वेस्टफुल चीज़ें उसको कैसे एक्सक्रीट करती है, और इस पूरी प्रक्रिया में कैसे एक्सचेंज होता है, इन सब का क्या रोल है, रेनिन का क्या रोल है, एल्डोस्टेरॉन का क्या है, बाकी पूरी फिजियोलॉजी, हाउ इज यूरिन फॉर्म्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एंड होपफुली the next video will be the last video on excretory system, because excretory system में बहुत ज़्यादा पढ़ने की चीज़ें नहीं है। किडनीज के बारे में आपको याद रखना है सबसे पहली चीज़ कि हमारी मेन ऑस्मो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर कौन है हमारे बॉडी में, इट इज किडनी। आयनिक कंपोजिशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, इट इज किडनी। किडनी को ध्यान रखना है, एंड किडनीज के बारे में जानिए, और थोड़ा सा लोअर एनिमल्स में प्रोटोनेफ्रिडिया, फ्लेम सेल्स, एंटिनल और ग्रीन सेल्स, मैल्पिगियन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स कहाँ मिलते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं थोड़ी सी जो आपको बताई है याद करके रख लीजिएगा, उसमें ज़्यादा समझना नहीं, जो समझने वाली चीज़ें हैं वो स्ट्रक्चर, जक्स्ट्रा मिडलरी, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, हमें क्या होता है, व्हाट इज वासा रेक्टा, वेयर डू वी फाइंड देम, ये चीज़ें आपको समझने की हैं, ठीक है। वेयर डू यू फाइंड पीसीटी, वेयर डू यू फाइंड डीसीटी, वेयर डू यू फाइंड लूप ऑफ फिनले, वेयर डू यू फाइंड कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट बेसिकली मेडुला में आ जाती है, डक्ट ऑफ बेलनाई, एंड आपको रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टिनी बोलते हैं, जो आपको मैंने बताया था, एक सेकंड में आपको मैं बता दे रहा हूँ भैया, ये जो आपको बताया था फिर से एक बार समझ लीजिए, ये मैंने आपको किडनी का बताया था कि ये किडनी का स्ट्रक्चर है, इसमें जो है ये कॉर्टेक्स हो गया, ये मिडला हो गया, ये रीनल पेल्विस बताया था आपको कि फनल शेप्ड है, ये कैलिसेस में होता है, इसको कैलिसेस बोलते हैं, कैलिसेस, कैलिक्स सिंगुलर होता है, इसी का प्लूरल होता है कैलिसेस, एंड दे आर यूजली 2 to 3 इन नंबर, ये होते हैं, और ये यूं बटे होते हैं, ये कैलिसेस यूं ऐसे होते हैं, ठीक है, यूं कैलिसेस, और इनके बीच में ये जो रीनल पिरामिड्स थे मैंने आपको बताया था, ये रीनल पिरामिड्स होते थे जो मेडुला में थे, रीनल पिरामिड्स। तो आपको क्वेश्चन अगर पूछे वेयर डू यू फाइंड रीनल पिरामिड, बिकॉज रीनल पिरामिड्स बनते ही मेडुला में है और मेडुला द्वारा ही बनते हैं, सो रीनल पिरामिड्स जो होते हैं बेसिकली मेडुला में होते हैं, और इनके बीच बीच में ये जो कॉर्टेक्स था, ये कॉर्टेक्स यूं थोड़ा सा अंदर की तरफ आता है, इसको कॉलम्स होते हैं, इसी तरह से सब पिरामिड्स के बीच में, ये पिरामिड्स के बीच में कॉर्टेक्स प्रोजेक्ट करता है, ठीक है, इनको बोलते हैं, ये कॉर्टिकल स्ट्रक्चर है, तो इसको रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टिनी बोलते हैं, ऑफ बर्टिनी। जबकि आपने कलेक्टिंग डक्ट को बेलिनी देखा था, कलेक्टिंग डक्ट याद करिए, कभी कभी कंफ्यूजन होता है,
कलेक्टिंग डक्ट कहाँ मिलती थी, ये डक्ट ऑफ बेली, नहीं, ठीक है, ये हो गया। सो यू आई होप मैंने आपको इतना समझा दिया है कि आप अगर किडनी के स्ट्रक्चर में से तो कुछ बच के नहीं जाना चाहिए। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट, एंड अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे शेयर करिए, लव के बारे में लोगों को बताइए, एडवर्टाइज करिए, एंड एलकेज नीट बायोलॉजी में और पार्टिसिपेंट्स लाइए ताकि कंसेप्चुअली आपको थोड़ा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सब्जेक्ट की। विद दैट आई come to the closure of this session and thank you very much. Good luck. एलकेज नीट बायोलॉजी में अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।